नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपकी आरजे सोनम। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और घर की रसोई पर पड़ता है। भारतीय रुपए की गिरती कीमत। आखिर रुपए गिरता क्यों है? इसका असर महंगाई, मोबाइल, पेट्रोल और शेयर बाजार पर कैसे पड़ता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ विनीत कुमार पांडे जी, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज एकेएस रेडियो के कार्यक्रम में आमंत्रित किया इसके लिए। जी, चलिए पहला सवाल, रुपए की कीमत गिरने का सीधा मतलब क्या होता है? आसान शब्दों में बताइए। रुपए की कीमत गिरने का सीधा-सा असर या सीधी से ये बात बताई जाए कि जब विदेशी बाज़ार में या विदेशी मुद्रा के कंपैरिज़न में हमारे रुपए की जो क्रय शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसको बोलते हैं कि हमारे रुपए की कीमत गिर गई। इसे मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहूँगा। हम्म। जैसे अगर मैं बात करूँ कि स्वतंत्रता के समय हमारे 1 डॉलर की जो कीमत थी वो रुपयों में 3 से 4 रुपए के बराबर थी। और वही बात अगर हम करें 2014 में, तो 2014 में जो रुपए की कीमत और डॉलर की कीमत का जो कंपैरिज़न था, 1 डॉलर की कीमत हमारी लगभग 58-59 रुपीज़ के बराबर थी। लेकिन वर्तमान समय में मैं अगर जनवरी 2026 की बात करूँ, तो जनवरी 2026 में 1 डॉलर की कीमत 91 रुपीज़ के बराबर हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 डॉलर चाहिए, तो उसके लिए अब हमें 91 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल, रुपए की कीमत कौन तय करता है और ये कैसे तय होती है? रुपए की कीमत तय होती है बाजार में मांग और पूर्ति से। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, तो इसका सीधा सा असर पड़ेगा कि रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और रुपया हमारा कमज़ोर हो जाएगा। जैसा कि आपने पहले सवाल का जवाब दिया और उस दौरान आपने कहा कि 2014 में रुपया डॉलर के मुकाबले कितना था और अभी मौजूदा स्थिति में रुपया डॉलर के मुकाबले कितना है। इस पर एक सवाल ये बनता है कि भारतीय रुपया अब तक कितनी बार गिरा है? अगर ये बात करें कि भारतीय रुपया कितनी बार गिरा है, तो हुँ, इसका आंसर इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता कि ये इतनी बार गिरा है। क्यों? हुँ, क्योंकि रुपए का जो उतार-चढ़ाव है, वो बाज़ार की परिस्थितियों पे निर्भर करता है। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि जो रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरबीआई है, हुँ, वो जानबूझकर रुपए की वैल्यू गिराती है, जिसे हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी कहते हैं, जो कि 3 बार हुआ है 1949 में, 1966 में और 1991 में। लेकिन जो वर्तमान समय में रुपए की कीमत गिरे, वो बाज़ार की वैश्विक परिस्थितियों की वजह से गिर रही है, ना कि जानबूझ के गिराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य कारण और क्या-क्या हो सकता है? रुपए की कीमत गिरने का मुख्य कारण हो सकता है हमारा जो व्यापारिक घाटा है, वो जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बाज़ार में जो है कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो हमारे एफडीआई निवेशक हैं, वो बाज़ार से अपना पैसा लगातार निकाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो अमेरिका का फेडरल बैंक है, वो लगातार अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, अब ये कच्चे तेल का भी आपने ज़िक्र किया, कच्चे तेल का रुपए से क्या लेना-देना है? कच्चा तेल एक्चुअल में भारत अपनी उपयोगिता का लगभग 80% जो कच्चे तेल का जो पूर्ति है वो आयात के माध्यम से करता है, जो कि हमें विदेशों से ही आयात करना पड़ता है और जब हम उन विदेशी कंपनियों को पेमेंट करते हैं, वो हमें डॉलर में करना पड़ता है और चूँकि डॉलर हमारे पास कम होता है इसलिए हम डॉलर खरीदते हैं रुपए के कंपैरिज़न से रुपए से। तो होता क्या है कि वो डॉलर हमारे लिए रुपए से महँगा हो जाता है और डॉलर की डिमांड बढ़ती है जिससे रुपया कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। जब रुपए कमज़ोर होता है तो अक्सर देखा जाता है कि महँगाई दर बढ़ जाती है। इसे जी। कैसे समझें? रुपया अगर बढ़ता रुपए की अगर कीमत गिरती है तो महँगाई दर बढ़ने का सीधा-सा असर ये है कि जो हम आयातित वस्तुएँ मँगाते हैं मीन्स जो कंपनियाँ मँगाती हैं, उनके लिए उत्पाद महँगे हो जाते हैं। जब उत्पाद महँगे होंगे तो जब कस्टमर को बेचेंगे तब भी वो महँगे रेट में बिकेंगे। तो इसका मतलब है कि उसका सीधा-सा असर किसके ऊपर पड़ेगा? कंज़्यूमर के ऊपर पड़ेगा और वो हुँ, चीज़ें महँगी हो जाएँगी। ठीक है। अब इसी पर एक और सवाल कि रुपए जब गिरते हैं यानी रुपए के गिरने का जो असर होता है आम आदमी की जेब पर किस तरह से असर डालता है? आसान शब्दों में बताइए। आम आदमी के लिए जो खर्च है वो ये है कि जब हम आयातित वस्तुएँ मँगाएँगे जैसे तेल की अभी मैंने बात की कि क्रूड ऑयल हमारा 80% मँगाया जाता है और क्रूड हुँ, ऑयल की वजह से पेट्रोल और डीज़ल महँगे हो जाएँगे हुँ, और पेट्रोल और डीज़ल महँगे होने की वजह से यातायात खर्च बढ़ जाएगा। जैसे अगर हमने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को हम मँगाते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जो कि क्या होगा डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे लिए रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ हैं वो महँगी हो जाएँगी। तो जैसे मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, क्या ये भी महँगे होते हैं?
जी, बिल्कुल महँगे हो जाएँगे, क्योंकि जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप हैं, उनके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, वो मैक्सिमम हम आयात करते हैं। और जब हम आयात करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, हमको उनको पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो ज़रूर महँगे हो जाएँगे। ठीक है। रुपए की गिरावट का शेयर बाजार पर क्या असर पड़ता है? रुपए के गिरने से होता ये है कि जो विदेशी निवेशक हैं, उनमें जो है वो बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि भारतीय बाज़ार जो है लगातार गिर रहा है, तो वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। जब वो हुँ। अपना पैसा निकालते हैं तो शेयर मार्केट गिर जाता है। हुँ। अच्छा, इन सब के बीच डिजिटल ई-रुपया जो है वो रुपए को मजबूत बनाने में किसी तरह की मदद कर सकता है? ई-रुपया सीधे तौर पे तो विनिमय दर को निर्धारित नहीं कर सकता है, हुँ। लेकिन हाँ, ये जो है ये लेन-देन की लागत ज़रूर कम कर सकता है। और आने वाले टाइम में अगर हम इसको अपनाते हैं, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है सशक्त बनेगी। जैसे कि लगातार हम ज़िक्र कर रहे हैं कि रुपए की कीमत लगातार गिर रही है डॉलर के मुकाबले, ऐसे में आरबीआई रुपए को गिरने से किसी तरह से रोक सकती है? अगर आरबीआई अगर बोला जाए कि डायरेक्टली रोक सकती है कि नहीं, तो इसके लिए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आरबीआई चाहे तो इसके स्थिर करने के कुछ उपाय कर सकती है। जैसे जैसे कि? आरबीआई चाहे तो जो डॉलर के हमारे पास भंडार हैं, अगर हम उन डॉलर के भंडार को कम करने का प्रयास करें, मीन्स मार्केट में अगर हम उन्हें बेचेंगे, तो हमारे रुपयों में स्थिरता आने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ हमारी जो सरकार है, वो चाहे तो आयात को जो है हतोत्साहित करके और निर्यात को प्रोत्साहित करके और एफडीआई से संबंधित जो नीतियाँ हैं, उनको उदार बना के चाहे तो रुपए की स्थिति को मजबूत बना सकती है। चलिए ठीक है, अंत में आखिरी सवाल, हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि श्रोतागण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दें, निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, और जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं उनको अपने भारत देश में ही उत्पादित करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जो विदेशी मुद्रा है, भंडार है, वो बचेगा और हमारे रुपए की स्थिति और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगी। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया विनीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये तो साफ है कि रुपए की कीमत केवल अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।